नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौराचौरा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम 3 बजे 3 खबरों में। दिन भर की 3 बड़ी खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, जहां पर होशियारपुर में बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। वहीं आपको बता दें कि कांड के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है, यानी कि जो रेप के बाद बच्ची की हत्या की गई उसके बाद राजनीति भी जोरों पर है। और अब बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, इसके बारे में करेंगे चर्चा। लेकिन बात करते हैं बिहार चुनाव की, जहां आज तेजस्वी यादव ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस पर भी बात होगी और आखिर में बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। लोगों को जहरीली हवा के तहत जीवन बिताना पड़ रहा है। तो इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब की। आज नवरात्रि का अष्टमी है। आपको बता दें, नवरात्र चल रहे हैं, देवी की पूजा की जाती है और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होती है उसमें छोटी कन्याओं को देवी का रूप मान करके पूजा की जाती है। लेकिन इस सब के बीच हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है उससे भी आप वंचित नहीं है। तो आपको बता देते हैं कि पंजाब में क्या हुआ है। पंजाब के टांडा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है और इस मामले में अब सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप अब क्यों है। बता दें कि पंजाब पुलिस ने गुरुवार को कहा था कि एक भयावह घटना में 6 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक लड़की का अधजला शव टांडा के एक गांव में एक घर में मिला था। मजदूर की बेटी थी जो इसी गांव में रह रही थी। उधर इस मामले में प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। हमला बोला है राहुल गांधी के ऊपर। जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि जो लोग हाथरस की घटना को लेकर के बात कर रहे थे वो टांडा की घटना पर पूरी तरह से अब चुप क्यों हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है और उन्होंने ट्वीट में कहा है कि फ्रेंडली नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने राहुल पर तंज करते हुए कहा है कि कोई ट्वीट नहीं, कोई नाराजगी नहीं और ना ही कोई पिकनिक। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को जवाब देने के लिए सामने आना चाहिए। गौरतलब है कि यूपी के हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आक्रामक तेवर दिखाए थे। राहुल गांधी, उनकी बहन और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हाथरस जाकर के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात, जो बता दें पीड़िता थी उसके परिजनों से मुलाकात की थी। और अब बिहार की रहने वाली दलित से पंजाब में रेप की घटना हुई, इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। बेहद दुखद, देश में बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ उनकी अस्मिता छीनी जा रही है, लेकिन राजनीति चरम पर है। The rape in Hoshiarpur and the complete silence of the Congress party in this matter. A 6-year-old child of a migrant laborer from Bihar, Dalit, is raped, is killed, body half burnt, and it doesn't shake the conscience of the brother and sister pair who rush to every other chosen site which they think can help. राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं, वो उसके बजाय टांडा पे जाना चाहिए, टांडा में जाना चाहिए, राजस्थान में जाना चाहिए। उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। न राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी गई, न कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोई टिप्पणी की। टांडा गांव की दलित बच्ची 6 साल की दुष्कर्म की शिकार हुई और बिहार की बेटी वो हुई और उसके लिए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सापला जाकर पीड़ित परिवार को मिले
लेकिन कांग्रेस जिनकी सरकार है उनका कोई भी। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमन खोसला हमारे साथ जुड़ गए होशियारपुर से। रमन, बेहद दुखद, आज जब नवरात्रि की पूजा की जा रही है, कन्याओं को देवी का नौ रूप माना जाता है, ऐसे में इस तरह की घटना समाज के ऊपर कलंक है। जी बिल्कुल, बात की जाए तो एक बहुत ही दुखद घटना है जहां इस वक्त सभी लोग दुर्गा पूजा और नवरात्रों की पूजा कर रहे हैं। तो इसी बीच एक बड़ी ही दुखद घटना, एक मासूम बच्ची जो 6 वर्षीय बच्ची थी जिसने अभी अपने जीवन को शुरू भी नहीं किया था, उसके साथ इतनी घिनौनी घटना घट जाती है। रमन जी जी रमन, जिस तरीके से आपने बताया बच्ची के साथ ये पूरी वारदात हुई, पुलिस ने क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी की है? क्या जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हो पाए हैं? जी बिल्कुल, तो पुलिस ने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए जो है दो लोगों को गिरफ्तार किया। एक दादा और एक पोता, जो पोता था सुरप्रीत सिंह, उसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक सीसीटीवी फुटेज आई थी सामने, जिसके बाद इस आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूछताछ में इन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की है। रमन, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता रमन खोसला हमारे साथ जुड़े हुए थे होशियारपुर से, ज्यादा जानकारी देते हो। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो आ रही है बीजेपी को लेकर के। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पंजाब बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको ये खबर बता दें, बीजेपी किसान सेल प्रभारी त्रिलोचन सिंह गिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। किसानों के साथ खड़े होने का फैसला उन्होंने लिया है। तो तमाम बार बार जब किसान परेशान है, किसान बात करना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार से सॉल्यूशन चाह रहे हैं, एक कुछ ना कुछ निस्तारण किया जाए एमएसपी को लेकर के। और अब एक एक करके ना केवल कांग्रेस बल्कि अन्य पार्टियों के साथ साथ खुद बीजेपी के नेता भी अब बीजेपी का साथ छोड़ करके किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। किसान जथेबंदियों ने किया था त्रिलोचन सिंह, आपको बता बीजेपी को एक बड़ा और अहम झटका लगा है। एक एक करके पीछे भी खबर आई थी, बीजेपी नेता ने साथ छोड़ दिया था। प्रभारी त्रिलोचन सिंह जो पंजाब किसान सेल के प्रभारी हैं, उन्होंने किसानों के साथ खड़े होने का फैसला ले लिया है। किसान जथेबंदियों ने किया था त्रिलोचन सिंह गिल के घर का घेराव, उनके घर का घेराव किया गया था। और अब आखिरकार पंजाब बीजेपी को ये एक और बड़ा झटका। तो समाज, केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए कि किसानों की दिक्कत, उनकी मुश्किलें समझें। जो देश का अन्नदाता है उसकी क्या समस्या है उसको समझा जाए, ताकि कम से कम उसका भी घर का, उसके घर का भी चूल्हा चल पाए, वो भी अपने घर का भरण पोषण देश के साथ साथ अपने घर के लोगों का भी कर पाए। खड़े होने का फैसला लिया है। किसान जथेबंदियों ने किया था त्रिलोचन सिंह गिल के घर का। तो और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सूरज मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सूरज, जिस तरीके से अब बीजेपी को एक और झटका लगा है। बिल्कुल, आज जो है पंजाब किसान सेल के प्रधान जो है उन्होंने रिजाइन दे दिया है, किसानों की हिमायत में उतरे हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से किसान जथेबंदियां उनके घर के आगे घेराव करके बैठी थी और 3 बिलों को लेकर जो संघर्ष करती आ रही हैं, उसी को लेकर केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, और ये बीजेपी के एक बड़े मोगा के नेता हैं और किसान सेल पंजाब के प्रधान भी हैं, जिसको लेकर इन्होंने बीजेपी के इस नेता का घर का घेराव किया हुआ था। उसी को लेकर रोष प्रदर्शन इनके घर पर लगातार चल रहा था, जिसको लेकर आज त्रिलोचन सिंह गिल ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए किसानों की हिमायत में उतर आए हैं। उन्होंने यही कहा है, जो किसानों द्वारा मांग की जा रही है वो एकदम सही है। वो किसानों के साथ खड़े हैं और उनकी मांग के साथ एक साथ उनके साथ जवाब देंगे। जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया है अब बीजेपी को, एक तो बड़ा झटका, और उसके बाद भी लेकिन केंद्र सरकार की अगर जो नींद में वो सो रहे हैं उसकी वो नींद ना खुले तो बेकार है। एक के बाद एक, पहले कांग्रेस ने घेरा, फिर आम आदमी पार्टी ने घेरा, अब तो खुद उनकी पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे जो है बीजेपी के नेता भी जो है इस बिल के विरोध में होते जा रहे हैं। लेकिन जो केंद्र में बैठी सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये बिल लाकर पेश किए गए हैं,
उन पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। इससे पहले भी शिरोमणि अकाली दल की जो सांसद थी बठिंडा से, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, और अब बीजेपी के जो किसान सेल के विंग के प्रधान थे, उन्होंने आज मोगा जो रहने वाले हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि खुद अकाली दल ने उनका साथ छोड़ दिया, बाकी विपक्षी पार्टियों को तो आप छोड़िए, और अब एक एक करके उनकी पार्टी के नेता भी छोड़े। क्यों सिर्फ एक ही वर्ग को, या सिर्फ एक? सूरज, आपसे भी हम बात करेंगे। बेहद अहम इस वक्त हमारे साथ त्रिलोचन सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। त्रिलोचन जी, बेहद अहम है, आपने इस्तीफा दे दिया है, और अब भी अगर बीजेपी सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार को ना समझ में आए तो फिर कैसे समझाया जाए उन्हें? देखो जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी से बड़ी 30-35 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। और जो सेंटर सरकार ने पंजाब के लिए या हिंदुस्तान के लिए खेती ऑर्डिनेंस के बिल आए हैं, वो जी। पंजाब के लिए बहुत घातक है। मैंने पंजाब की लीडरशिप और दिल्ली लीडरशिप से बात की कि इन बिलों में कुछ अमेंडमेंट की जाए या इनको कैंसिल किया जाए कि पंजाब के हित में नहीं है। जिस पंजाब ने हिंदुस्तान का पेट पाला, और जब हिंदुस्तान में कहीं गेहूं नहीं होता था, चावल नहीं होता था, तो पंजाब के किसानों ने मेहनत करके हिंदुस्तान का पेट पाला। आज ये गेहूं चावल ज्यादा हो गया तो ये थोड़ी बात है कि पंजाब से सारा कुछ काट दो, MSP काट दो, पंजाब के किसानों को उनका दाम ना दो और नए बिल ले आओ, और किसानों के सिर पर एक छुरी चलाने वाली बात है। जो कल साडे प्रधान जी और JP नड्डा जी ने बयान दिया कि जितने भी धरने पर बैठे हैं ये सभी दलाल हैं, विचोलिए हैं। ये शब्द सुनकर मेरा रात का मन बहुत तड़फ रहा था कि हमारे किसान है, जो पंजाब के किसान है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हिंदुस्तान का पेट पाला, क्या वो दलाल बन गए? क्या वो आज विचोलिए बन गए? बड़ा मन दुखी हुआ, और मैं पंजाब के किसानों के साथ हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे दिया, और मैं पंजाब के किसान के मोढे का मोढा साथ जोड़कर पंजाब के किसान के साथ संघर्ष में जाऊंगा, और जहां भी किसान हमारी ड्यूटी लाएंगे 30 की 30 जत्थेबंदियां, मैं वहां काम करूंगा और किसानों के साथ रखकर और पंजाब के भविष्य के लिए और बड़ी रणनीति तय कराएंगे। जी, जिस तरीके से त्रिलोचन जी आपने अपनी सारी बातें रखी कि कैसे आपको जो बयान आए बीजेपी नेताओं की तरफ से, और JP नड्डा ने जो बयान दिया, किसानों को बिचौलिया तक कह दिया। अगर किसान लगातार इतने दिनों से परेशान है, बार बार वो तमाम जत्थेबंदियां कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्यों बीजेपी, यानी कि केंद्र सरकार जो बैठी, मोदी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही? खुद हरसिमरत कौर ने भी इस्तीफा दे दिया, और अब आपने भी इस्तीफा दे दिया। केंद्र सरकार है ना जो पंजाब को कुछ नहीं समझती, वो पंजाब को छोटा सा हिस्सा समझती है, पंजाब को ना समझ रही है, और पंजाब के किसान को मारना चाहती है। ये हम नहीं होने देंगे। पंजाब के संघर्ष के साथ हम पूरा अपना जीवन लगाएंगे और पूरा गोल के साथ रलकर चलेंगे, और किसानों का जो संघर्ष है इसको और आगे लेकर जाएंगे। जी, इन तमाम जानकार हमारे साथ जुड़ने के लिए त्रिलोचन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ANB पर आकर के अपनी तमाम बातें रखी, और क्या तकलीफ थी आपके दिल में आपने बताया। ANB न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब रुख कर लेते हैं बिहार का। राष्ट्रीय जनता दल ने पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये घोषणा पत्र हमारा प्रण है। आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो में बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों का वादा किया है। आरजेडी के मैनिफेस्टो में वादा किया गया है कि तेजस्वी सरकार बनने के बाद जो पहली कैबिनेट बैठक होगी उसमें युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया गया है वो पूरा किया जाएगा। बार बार तेजस्वी यादव ये साफ भी करते हैं कि पहला फैसला, जो पहला हस्ताक्षर होगा वो नौकरियों के ऊपर होगा। इसके साथ ही घोषणा पत्र में आरजेडी ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का भी वादा किया है। मैनिफेस्टो में कहा गया है कि तेजस्वी सरकार बनने के बाद बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार की नौकरियों में बिहार के युवाओं को 85% का आरक्षण भी दिया जाएगा। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने राज्य के 85% नौकरियों को बिहार के बेरोजगारों के लिए आरक्षित करने के सवाल पर कहा है कि हालांकि वो दूसरे राज्यों में इस तरह के आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन बिहार के लिए यह सही पॉलिसी है क्योंकि बिहार संसाधन विहीन राज्य है। बता दें कि इस बार बिहार चुनाव में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के सामने उठा है। राज्य सरकार ने युवाओं को लुभाते हुए सरकार की नौकरियां और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क 0 कर दिया, यानी कि अब अगर जो बच्चे परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरेंगे उसके लिए उनको कुछ भी पैसा नहीं देना होगा। परीक्षाओं के लिए 500 से 1000 रुपए छात्र छात्राओं को नहीं देने पड़ेंगे जो पहले देने पड़ते थे। इसके अलावा अन्य पार्टियां भी अपने घोषणा पत्र में युवाओं को नौकरी देने की बात कह रही हैं। लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। आरजेडी 10 लाख, बीजेपी 19 लाख और सबको पीछे छोड़ते हुए पप्पू यादव निकलकर 40 लाख नौकरियां देने का दावा कर रहे हैं। संकल्प के बदलाव के साथ जो कि सच होने वाला है। एक एक बिंदु जो आप देखेंगे उसके पीछे पूरी की पूरी एक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि कि हम कैसे करेंगे। साथियों, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे तेजस्वी जी ने स्पष्ट कर दिया है, आज से 20वें 21वें दिन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 लाख सरकारी नौकरी की, समान काम के समान वेतन, संविदा के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने के अलावा किसानों का जो भी ऋण है वो सब कंप्लीट माफी, आज तक के जो भी ऋण होंगे। उसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो अपने आप में अर्थव्यवस्था को, सरकार को बड़ी चिंता होती है। हमारी सरकार आते ही तेजस्वी जी के नेतृत्व में रिवेन्यू जनरेशन पर भी काम होगा कि राजस्व किस प्रकार। हमने पहले भी कहा, कई दिनों से हम लोग कह रहे हैं, लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहां से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचरे साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहां 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में यह सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए मिथिलेश हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, इस बार का मुद्दा सबसे अच्छी बात लेकिन मुझे ये लग रही है कि कम से कम रोजगार लोगों के सामने, यानी जो नेता हैं उनके सामने ये एक अहम मुद्दा बन के आया तो सही, वरना पहले तो हमेशा धर्म या जातिवाद को लेकर के ही चुनाव हुआ करते थे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो चुनाव चल रहा है जी, उसमें सबसे बड़ी मुद्दा रहा खास करके अब की बार का जो देखा जा रहा है वो बेरोजगारी का। एक तरफ आरजेडी ने सीधे तौर पे 10 लाख नौकरी देने की बातें कहते हैं, तो दूसरी तरफ राजद की तरफ से बातें निकल करके आता है तो 19 लाख रोजगार देंगे। तो ये अब साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बिहार में बेरोजगारी को दूर करने का अब की बार की जो चुनावी चमर है उसमें साफ निकल करके दिखाई देने लगा है। लेकिन अब सबसे अहम बात है कि जो आरजेडी की घोषणा पत्र है उसमें सबसे अलग एक और भी बातें हैं कि संविदा प्रथा जो खास करके चल रहा था उसको भी ये लोग खत्म करने की बातें कहे हैं। समान काम का समान पैसे भी देने की बातें, यानी समान वेतन देने की भी बातें कही गई है। सरकारी विभाग में जो निजीकरण होता था उसको भी बंद करने की बातें भी कहे हैं ये लोग। फिर नियोजित शिक्षकों को समान वेतनमान या कार्यपालक जो सहायक होते हैं, लाइब्रेरियन, उर्दू
शिक्षक जो होते हैं जिनको बहाल किया गया है, उन लोगों को भी समान वेतन देने की बातें कहे गए हैं। और खासकर बिहारी युवा जो सरकारी परीक्षा देने के लिए कहीं अन्यत्र स्थलों पर जाया करते हैं, उनको रेल द्वारा रेल का भत्ता जो है वो फ्री हो जाएंगे, या जो फॉर्म भरे जाएंगे उनको भी फ्री कर दी जाएगी। तो खास करके युवा जोश के साथ में युवा नीति अपनाने की बातें कही जा सकती है। खासकर तेजस्वी की तरफ से जो जारी की गई है घोषणा, उसमें साफ झलकता है कि जो युवा नेतृत्व अगर आता है, अगर मुख्यमंत्री की पद की जो गरिमा है, जहां पे एक युवा की सोच होनी चाहिए था, वो युवा की तरफ ज्यादा रुझान देखने को खास करके मिलने की दिखाई दे रहा है। जी, जिन तमाम जानकारियों के लिए मिथिलेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए थे बिहार से, ज्यादा जानकारी देते हुए। बिहार का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है, युवा नेता वर्सेस जो पुराने सत्ता चली आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सूचकांक शनिवार को गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। यह स्तर लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से काफी खतरनाक है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़े से इसकी पुष्टि होती है। बता दें कि राजधानी के अलीपुर में AQI 432, मुंडका में 409 और वजीरपुर में 409 दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक AQI का गंभीर स्तर लोगों की सेहत पर काफी बुरा असर डालता है, साथ ही बीमार लोगों की सेहत पर इसका गंभीर असर होता है। AQI का स्तर 0 से 50 तक अच्छी की श्रेणी में आता है, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 के भीतर ये मध्यम श्रेणी में आता है, वहीं 201 से 300 तक खराब श्रेणी, और 301 से 400 तक तो यानी बेहद खराब श्रेणी आप मान के चलिए। और अब 400-500 से अगर ये पार कर जाता है तो बेहद ही गंभीर इस वक्त सिचुएशन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली NCR में जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही हवा के सघन होने से कुछ बच्चों के गले में भी समस्या पेश हुई है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट को प्रदूषण को लेकर के जवाब सौंपा था। इसमें कहा गया था कि बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोकथाम के लिए संबंधित निकायों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। हर्षित नाम है मेरा, मैं यहाँ पे गाजियाबाद से इंडिया गेट घूमने आया हूँ। यहाँ पे पहले यहाँ पे इंडिया गेट से वो दिख जाता था राष्ट्रपति भवन, अब तो वो भी नहीं दिख रहा, पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पे सांस लेने में अजीब सा भारीपन सा लग रहा है। अभी मैं बाहर गया था, आउटसाइड दिल्ली के बाहर गया था, वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे दिल्ली में आके एकदम से ही लगता है कि कुछ भारी भारी सी हम सांस ले रहे हैं। तो यही यथास्थिति रहती है हर साल दिल्ली में। 3 बड़ी खबरें, 3 बजे 3 बड़ी खबरें, और अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ANP न्यूज़। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15